विषय धातु संकुल, महत्व एवं उपयोगिता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिन्हें हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, ये केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही नहीं बल्कि पूरी केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अगर हम इसे देखें तो हमारे शरीर के हिस्से में, हर हिस्से में, पूरे जैविक तंत्र में, प्लांट आप ले लीजिए, एनिमल ले लीजिए, छोटे एनिमल्स ले लीजिए, बड़े एनिमल्स ले लीजिए, इसके हर हिस्से में पाए जाते हैं जिन्हें हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम उद्योग देखें, रासायनिक उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री, तो इसी की एक ब्रांच ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कारक धात्विक रसायन के नाम से विकसित हुई है। पॉलीथीन क्यों इतना सस्ता है, प्लास्टिक क्यों इतना सस्ता है, इतना उपयोगी क्यों है? क्योंकि ये बहुत से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक बहुत अच्छे एफिशिएंट कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में सिस्प्लाटिन का नाम सभी ने सुना होगा। फोटोग्राफी जो यहाँ चल रही है उसके बारे में, उसके पीछे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काम करते हैं। मेटलर्जी है, एक्सट्रैक्शन है, प्यूरिफिकेशन है, शोधन है, उसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का रोल है। लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है, आप सब मित्रजन है, आप सब इसकी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। जितनी जानकारी मैं रखता हूँ उतनी ही आप भी रखते हैं, हो सकता है आप थोड़ी और ज्यादा रखते हो। लेकिन यह प्रेजेंटेशन मैंने अपने इंटरमीडिएट और बीएससी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है, और इसलिए इस पूरे प्रेजेंटेशन में बहुत सी एलिमेंट्री लेवल की बातें हैं। आप इस प्रेजेंटेशन को कृपया उसी नजरिए से देखेंगे कि ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। आजकल सीबीएसई और आईएससी बोर्ड्स में क्लास 12th लेवल पर और किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट सिलेबस में का ये हिस्सा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो है ही। तो चूंकि एक शुरुआत आपको करनी है, स्टार्ट विद द बिगिनिंग, टू बिगिन विद द बिगिनिंग, तो वहां से हम लेंगे। और इसलिए इस प्रेजेंटेशन को हमने 3 हिस्सों में बांटा है कि आखिर जिन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है, धातु संकुल क्या है, उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, लिगैंड्स क्या है, कीलेशन क्या है। तो कीलेशन एक स्टेबिलिटी को जन्म देता है। हमारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस, धातु संकुल अत्यधिक स्टेबल हो जाते हैं यदि वो कीलेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं। जितने बायोलॉजिकल सिस्टम में कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे आगे, हीमोग्लोबिन हो, मायोग्लोबिन हो या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हो, वो सब कीलेट कंपाउंड्स हैं। इसी प्रकार से आइसोमेरिज्म, समावयवता, हम सबकी चर्चा नहीं करेंगे, केवल ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ज्यामिति और प्रकाशिक समावयवता की बात करेंगे, क्योंकि बहुत से कॉम्प्लेक्सेस की जो प्रॉपर्टी है वो उनके आइसोमेरिक नेचर पर डिपेंड करती है। जैसे अभी हमने एक नाम लिया सिस्प्लैटिनम, प्लेटिनम के साथ 2 क्लोरीन 2 अमोनिया, डाइक्लोरोडाइमीन या डाइमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम क्यू कॉम्प्लेक्स का जो सिस आइसोमर है वह कैंसर के इलाज में काम आता है, लेकिन ट्रांस आइसोमर किसी एक फॉर्म में, DRL फॉर्म में एक्टिव है। इसी तरह हालांकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, उनका एक आइसोमर, इसी को हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं, कि एक पर्टिकुलर आइसोमर, इनैंशियोमर मेडिसिन के काम में आता है, बाकी दूसरा नहीं। इन सब चीजों को भी देखेंगे, लेकिन उस व्यक्ति को जरूर याद करेंगे जो इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक है, अल्फ्रेड वर्नर। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया और कैसे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरी डेवलप हुई, उसकी भी हम लोग थोड़ी सी बहुत संक्षेप में मैं चर्चा करूंगा, समय कम है। दूसरा एस्पेक्ट है जैविक तंत्र में धातु संकुल।
इसमें कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या हरि अनंत हरि तथा अनंता की तरह है। बहुत मॉलिक्यूल्स है, अगर हम नाम लेने लगे तो शायद कई घंटे गुजर जाएं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स का हमने यहाँ जिक्र किया है, बहुत संक्षेप में करूंगा। क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम। इसमें से कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऑक्सीजन कैरियर का काम करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। हालांकि उसके पीछे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि जिंक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के रूप में पाया जाएगा, आयरन ऑक्सीजन कैरियर के रूप में भी पाया जा सकता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रूप में पाया सकता है, लेकिन जिंक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम नहीं कर सकता है। वजह सिंपल है, क्योंकि जिंक की केवल एक वैलेंसी +2 है, वह दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए जिंक कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता। ये तो खैर उसके पीछे की केमिस्ट्री है। मुझे लगता है कि बीएससी लेवल के बच्चों को बहुत ज्यादा इस प्रोसेस को समझने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसका जिक्र भी इस प्रेजेंटेशन में नहीं किया है। फिर तीसरा है धातु संकुलों की उपयोगिता। हमने यहाँ पर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स लिए हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं, जिसमें ज़ीगलर नाटा कैटलिसिस हर आदमी सुना होगा, नोबेल प्राइज मिला ज़ीगलर और नाटा को। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में है, उत्प्रेरकों के साथ साथ धातुओं के निष्कर्षण और शोधन में है, एनालिटिकल केमिस्ट्री विश्लेषणात्मक रसायन में है और फोटोग्राफी में। ये जो हमने दिए हैं पॉइंट्स, ये एक वानगी मात्र है, लिस्ट वस्तुतः बहुत लंबी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं क्या। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिन्हें हम धातु संकुल कहते हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस, उन सारे कॉम्प्लेक्सेस में एक सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा और उससे कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन प्रदाता समूह लगे होंगे, जिन्हें हम लिगैंड्स कहते हैं। ये लिगैंड्स पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, हालांकि बहुत कम है। नाइट्रोसिल उसका एक एग्जांपल है। नाइट्रोसिल का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्सेस मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। इसी तरह नेगेटिवली चार्ज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। नेगेटिव चार्ज आयंस का एग्जांपल क्लोराइड, साइनाइड, ऑक्सलेट, सल्फेट ये हो सकते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अमोनिया हो सकता है, वाटर हो सकता है, इथाइलिन डाइएमीन हो सकता है और यहां तक कि एल्कीन मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो पाई डोनर्स। अब लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि उनकी डेंसिटी क्या है, वो हम अभी थोड़ा बाद में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर और क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा ठीक से, तो शायद मैं इस तरह से अगर करूं तो मैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ चल पाऊंगा। थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई होगी, क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बहुत कॉमन सी चीज है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये दोनों ही मॉलिक्यूलर एडिशन प्रोडक्ट्स, यानी दो सिंपल सॉल्ट्स को, सामान्य लवणों को अगर हम पानी में घोल दें, जल को वाष्पित करें, तो हमें एक डबल सॉल्ट मिलता है। दोनों ही एडिशन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन डबल सॉल्ट जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल पोटाश है, फिटकरी जिसे हम कहते हैं, अगर उसको हम पानी में घोलें तो वो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है और वो हम आयनों का परीक्षण देता है। जैसे आप फिटकरी अगर पानी में घोलें तो वो पोटेशियम का, एल्युमिनियम का, सल्फेट का परीक्षण देगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में घोलें तो वह प्रायः, मैं यहां शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रायः
वह अपने आयनों का परीक्षण नहीं देता है जिनसे वो निर्मित होता है। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 को अगर हम पानी में घोलें तो वह पोटेशियम और फेरोसाइनाइड आयन में वियोजित होगा, पोटेशियम का टेस्ट देगा, फेरोसाइनाइड आयन का टेस्ट देगा, लेकिन फेरस आयन और साइनाइड आयन जिनसे वो निर्मित है उसका परीक्षण नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि शायद मेटल और लिगैंड के बीच में किसी खास प्रकार की बॉन्डिंग है। इन आयन्स को हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं और शुरुआत में जब एल्फ्रेड वर्नर ने या और वैज्ञानिकों ने जॉर्गेनसन वगैरह ने कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी की तो किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह का बंधन है इनके बीच में समझ में नहीं आया और इसी वजह से जटिलता की वजह से इनका नाम जटिल लवण या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा गया। वर्नर, जिन्हें हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रेन थे, लेकिन बाद में उनका रुझान इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हुआ और उन्होंने अनेक कंपाउंड्स बनाए। उन्होंने ऑप्टिकली एक्टिव ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स का भी निर्माण किया। उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद अभी हम लोग करेंगे। तो मूल में यह है कि जो धातु संकुल है उनमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रॉन प्रदाता लिगैंड से घिरे होते हैं। अभी हमने चर्चा की कि लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन हम नेगेटिव चार्ज मतलब चार्ज के आधार पर भी कर सकते हैं, इनकी डेंसिटी, इनकी दर्पता के आधार पर भी कर सकते हैं। लिगैंड चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं इलेक्ट्रॉन का, इसलिए ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं और मेटल चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है तो लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो नॉर्मली हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लुईस एसिड बेस प्रोडक्ट मान सकते हैं। कई बार लिगैंड ऐसे हैं जो अनेक एटम्स के मोड से लिंकिंग कर सकते हैं। जैसे साइनाइड है, अगर वो कार्बन से मेटल से जुड़े तो उसे हम साइनाइड लिगैंड कहेंगे। अगर वही लिगैंड नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो आइसोसाइनाइड लिगैंड कहेंगे। इसी प्रकार NO2 है, अगर वो नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो नाइट्रो लिगैंड, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो नाइट्राइटो लिगैंड। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। HCN है, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। इस तरह के लिगैंड को हम एम्बीडेंटेट लिगैंड कहते हैं। एक टर्म और है जिसे हम फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड कहते हैं। फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड वो है जो कभी मोनोडेंटेट लिगैंड का काम करता है और कभी बाइडेंटेट लिगैंड का काम करता है, यानी वो अपनी डेंसिटी चेंज करता है। जहां तक डेंसिटी का मतलब है कि कोई मेटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लिगैंड से प्राप्त कर रहा है, यह संख्या उसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाती है। अगर कोई लिगैंड मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो उसे हम एक दंती लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगैंड कहेंगे। क्लोराइड, साइनाइड, अमोनिया, वाटर, ये उसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। नाइट्रोसिल आप मान सकते हैं। अगर कोई लिगैंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो उसे बाइडेंटेट लिगैंड। इथाइलिन डाइअमीन उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ऑक्सलेट है। ग्लाइसिनेटो लिगैंड है। इसी प्रकार 3, 4, 5 या अन्य दंती लिगैंड भी हो सकते हैं। हेक्साडेंटेट लिगैंड यानी एक ऐसा लिगैंड जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दे मेटल को, जिसे हम हेक्साडेंटेट लिगैंड कहेंगे। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये है। डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। जो भी लिगैंड एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं उन्हें हम पॉलीडेंटेट लिगैंड कहते हैं और इन्हीं लिगैंड्स को कीलेटिंग लिगैंड भी कहते हैं। कीलेटिंग लिगैंड मेटल के साथ एक, ये इस डायग्राम में कुछ
बाइडेंटेट न्यूट्रल भी हैं, कुछ एनायनिक भी हैं, और हेक्साडेंटेट लिगैंड EDTA का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसी प्रकार जैसे मैं कह रहा था कि जो पॉलीडेंटेट लिगैंड है वो जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देते हैं तो वो एक चक्रीय संरचना जिसे कीलेट रिंग कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगैंड है, ये 5 कीलेट रिंग्स का निर्माण करता है। पाया ये गया है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जिसमें कीलेट रिंग पाए जाए, जिन्हें हम कीलेटेड कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, जितने अधिक कीलेट रिंग्स होंगे उतने अधिक उनकी स्थान, उनकी स्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में 2 कीलेट रिंग्स हैं तो वह 1 कीलेट रिंग वाले कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें 3 कीलेट रिंग है वो 2 वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। EDTA लगभग सभी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके पीछे कारण यही है कि EDTA मेटल के साथ 5 कीलेट रिंग बनाता है, तो इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए वो लिगैंड सभी के साथ कॉम्प्लेक्स बना पाता है। इसका इस्तेमाल कीलेशन थेरेपी में किया जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ती है? जब भी कोई कीलेटिंग लिगैंड आता है तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। जैसे अगर हम EDTA का एक मॉलिक्यूल मिलाएं मेटल कॉम्प्लेक्स में, तो जब वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो बाकी 6 मोनोडेंटेट लिगैंड्स को रिप्लेस करेगा। इस तरह से सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या में वृद्धि होती है, एंट्रोपी बढ़ती है, और इसलिए कीलेट कंपाउंड्स हमेशा ज्यादा स्थायी होते हैं। कीलेशन इफेक्ट इज बेसिकली एन एंट्रोपी इफेक्ट। यहां तक पाया गया है कि जिन रिएक्शंस में एंथैल्पी अनफेवरेबल है उसमें भी कीलेशन प्रभाव अपने दम पर रिएक्शन को खींच ले जाता है। यानी इतना जबरदस्त प्रभाव कीलेशन का है। तो कीलेशन मुख्य रूप से एक एंट्रोपी प्रभाव है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में 1898 में वर्नर ने अपनी एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि मेटल के पास 2 संयोजकताएं हैं, एक जिन्हें हम प्राइमरी संयोजकता कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, वह आयनाइजेबल होती है, आयनित हो जाती है और हमेशा नेगेटिव आयन से, ऋणायनों से संतुष्ट होती है। आजकल हम इसको मान सकते हैं कि जो मेटल की प्राइमरी वैलेंसी है वह मेटल के ऑक्सीकरण संख्या के बराबर है। उस वक्त हालांकि वर्नर ने ऐसी बात नहीं कही थी, उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी शब्द इस्तेमाल किया था। सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता, वह संयोजकता है मेटल की जो नॉन आयनाइजेबल होती है, आयनित नहीं होती है, और वह निगेटिव आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और यहां तक मैं कहूंगा कि पॉजिटिव आयन से भी सेटिस्फाई होती है। आजकल के हिसाब से अगर हम देखें तो मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर, उप संयोजन संख्या के बराबर है। उप संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उस संख्या को हम मान सकते हैं कि मेटल लिगैंड से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर रहा है। अब अगर संख्या की बात हम करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण धातु में मुख्य रूप से 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में कंपाउंड्स बनाते हैं। हालांकि 3 में भी बनते हैं, 5 में भी बनते हैं, 7 में भी बनते हैं, लेकिन इनकी संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि उनके हाइब्रिडाइजेशन में F ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है तो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर काफी ज्यादा है।
मुख्य रूप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडेशन, स्क्वायर प्लेनर में dsp3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो d2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। चूंकि लिगेंड्स एक डेफिनेट ज्योमेट्री में पाए जाते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रमुख हैं। अगर हम एग्जांपल लें स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, यदि समान लिगेंड समान तरफ है, दो समान लिगेंड समान तरफ है तो सिस आइसोमर, अगर विपरीत तरफ है तो ट्रांस आइसोमर। अगर तीन लिगेंड समान तरफ है, आपस में सिस हैं, तो फेशियल आइसोमर। अगर सिस आपस में नहीं है तो मेरिडियनल आइसोमर कहा जाएगा। ये कुछ एग्जांपल है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं क्योंकि उनकी चारों संयोजकताएं आइडेंटिकल होती हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश की तरफ व्यवहार अगर अलग अलग है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है कॉम्प्लेक्स। एक आइसोमर लाइट को राइट डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ता है, उसे हम डी आइसोमर कहते हैं। लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ता है तो एल आइसोमर या लीवो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं। ये आइसोमेरिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है, उसका बिहेवियर है, वह आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है। समय कम है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ूंगा। आपको ध्वस्त किया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल कार्बन कंपाउंड्स में ही पाई जा सकती है, यानी आइसोमेरिज्म केवल कार्बनिक अणुओं की ही प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पाई जा सकती है। और धातु संकुल ही अकेले ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें आइसोमेरिज्म पाई जाती है। नेक्स्ट, जैविक तंत्र में बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो मेटल कीलेट्स हैं या मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, धातु संकुल हैं। आजकल बायोमिमेटिक केमिस्ट्री की भी बात चल रही है। ऐसे मॉलिक्यूल्स का हम निर्माण करें जो प्रकृति में पाए जाने वाले अणुओं की नकल हो और उनकी प्रॉपर्टी को शो कर सके। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, और अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल बना ले जो ऑक्सीजन कैरियर का काम कर सके, वस्का ने एक कंपाउंड बनाया भी है, वस्का कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, तो इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से कोई ऐसा मॉलिक्यूल तैयार कर सके जो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो इस तरह के एस्पेक्ट में जो रिसर्चेस हो रही हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत अच्छी रिसर्च की फील्ड के रूप में डेवलप हो रहा है। तो उसकी चर्चा अभी हम लोग उतने डिटेल में नहीं कर पाएंगे। हम लोग उन मॉलिक्यूल्स की चर्चा करेंगे जो वास्तविक रूप में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल का एग्जाम्पल हमने सबसे पहले लिया है। मुझे लगता है ये मॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पॉरफायरिन रिंग के साथ मैग्नीशियम का एक कीलेट कंपाउंड है। पॉरफायरिन आप जानते हैं वृहद चक्रीय अणु है, टेट्रापाइरोल सिस्टम है। इस मॉलिक्यूल में 4 पाइरोल यूनिट होती हैं। ये टेट्राजेन लिगैंड की तरह काम करता है। इसमें 4 नाइट्रोजन है, कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम है, यानी अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, और इसमें साथ में जो ग्रुप्स लगे हैं वो उस पॉरफायरिन सिस्टम की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम से मॉलिक्यूल एकदम प्लेनर हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और इसलिए ये लो एनर्जी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है। विजिबल रेडिएशन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट, यहां पर हमने नीचे पॉरफायरिन मॉलिक्यूल का एक डायग्राम बनाया है। हालांकि ग्रुप्स हमने बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किए हैं क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, जैसे अगर क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है या हीमोग्लोबिन है, तो सब में अलग अलग ग्रुप्स होंगे और उसकी वजह से प्रॉपर्टी अलग होगी। ये मैग्नीशियम, ये क्लोरोफिल
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, मैग्नीशियम का संकुल है, तो 4 नाइट्रोजन पॉरफायरिन रिंग के और बाकी 2 वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से इसकी जुड़ी होती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि ये न केवल अपने लिए बल्कि सभी जीवधारियों के लिए भोजन बनाता है और जिसको हम कहते हैं प्राणवायु, उसको हमें देता है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, हीमोग्लोबिन मेमेलियन सिस्टम में, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है, ऑक्सीजन के संचयन का काम करता है। ये दोनों ही आयरन के पॉरफायरिन रिंग के साथ कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन जुड़ने के बाद भी ऑक्सीजनेशन होता है इस मॉलिक्यूल का, ऑक्सीडेशन नहीं होता। इस मॉलिक्यूल का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का है कि अगर इसका ऑक्सीजनेशन कर दिया, मतलब ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, आयरन +2 से +3 में चला जाए, तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन ढोने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। और शायद इसीलिए प्रकृति ने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया है, ग्लोबिन प्रोटीन इस तरह से जुड़ा हुआ है इस हीम के चारों ओर कि वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रक्रिया नहीं प्रदर्शित करता है। इसमें ये टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है, इसमें 4 हीम के हिस्से हैं। जब पॉरफायरिन आयरन के साथ जुड़ता है तो उसको हम हीम प्रोटीन हीम कहते हैं। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़ता है। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, आप देखें हिस्टीडीन के नाइट्रोजन के साथ और 6th वैलेंसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें एक हीम यूनिट है और ये ऑक्सीजन के स्टोरेज का काम करता है। फेफड़े में जहां ऑक्सीजन ज्यादा होती है वहां हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मसल्स में या सेल्स में जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता है, क्योंकि मायोग्लोबिन में एफिनिटी ज्यादा होती है उसके स्ट्रक्चर की वजह से, तो वहां पर मायोग्लोबिन काम करता है। लेकिन ये दोनों ही रिवर्सिबल बाइंडिंग करते हैं। जब तक मॉलिक्यूल रिवर्सिबल बाइंडिंग नहीं करेगा, उत्क्रमणीय बंधन नहीं करेगा, यानी ऑक्सीजन लेगा और जब जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन देगा, तब तक ये ऑक्सीजन परिवहन का कार्य नहीं संभव है। इसके अलावा तो ऑक्सीजन का परिवहन हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, इसलिए जरूरी है कि रिवर्सिबल बाइंडिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैस है वह इस कॉम्प्लेक्स के लगभग 3 गुना अधिक, 300 गुना अधिक स्थायी होता है। इसीलिए अगर CO मॉलिक्यूल जुड़ गया हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ तो वह निकल नहीं पाता है और इसलिए एक सफोकेशन की स्थिति पैदा करता है और कभी-कभी उससे डेथ भी हो जाती है। साइटोक्रोम भी आयरन का कॉम्प्लेक्स है, पॉरफायरिन रिंग के साथ है, लेकिन इसमें आयरन +2 या +3 में चेंज होता रहता है और इसलिए यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रक्रिया में काम करता है। क्लोरोप्लास्ट में और में फोटोसिंथेसिस के समय और माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के समय ये काम करता है। फोटोसिंथेसिस में भोजन का जहां निर्माण होता है, श्वसन में उसी भोजन का ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। हीम एरिथ्रिन ये भी आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये नॉन हीम यानी इसमें पॉरफायरिन रिंग के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना है। आप देखिए हिस्टीडीन मॉलिक्यूल के साथ है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर खासतौर से लोअर मैरीन इनवर्टिब्रेट्स जो समुद्री जीव हैं निम्न श्रेणी के, उनमें ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। फेरिडॉक्सिन, विब्रिडॉक्सिन ये नॉन हीम है यानी पॉरफायरिन नहीं है, चित्र से स्पष्ट है। आयरन सल्फर प्रोटीन है और हर आयरन 4 सल्फर से, इनऑर्गेनिक सल्फर से जो सिस्टीन से जुड़े हैं, ये टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। मैंने इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहां नहीं देना उचित समझा,
समय की कमी से भी, और जिन स्टूडेंट्स के लिए हमने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है उनको इसकी आवश्यकता भी है। हीमोसाइनिन कुछ मॉलस्क अगर आप लें और आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो है, जैसे लॉबस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं, ऑक्टोपस है, इनका ब्लड ब्लू होता है, नीले रंग का इनका खून है। और उसकी वजह यह है कि जैसे मैमल्स के केस में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है, रेड कलर हमें उसको मिलता है, यहाँ पर हीमोसाइनिन ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। हीमोसाइनिन कॉपर का एक कंपाउंड है, मतलब मेटल कीलेट है, मेटल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कॉपर +1 और कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेज में चेंज होता रहता है। कॉपर +1 हम जानते हैं D10 सिस्टम है, कलरलेस है, रंगहीन होगा। कॉपर +2 D9 सिस्टम है और इसलिए नीला रंग है, इसीलिए इनका ब्लड नीला है। कुछ तो लॉबस्टर्स या क्रैब्स ब्लू क्रैब्स या ब्लू लॉबस्टर्स के नाम से ही बल्कि जाने जाते हैं। विटामिन B12 कल उसकी चर्चा हो रही थी, बहुत ज्यादा हम उसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे। ये अकेला विटामिन है। विटामिन वो कंपाउंड है जो बॉडी की रेगुलर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है, हालांकि बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन होती जरूर है। अगर कमी हो तो डिफिशियंसी डिजीज कहलाती है, हालांकि अधिकता से भी एक डिजीज होती है। कमी की वजह से ये पर्नीशियस अनीमिया है और ये कोबाल्ट +3 का एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पॉर्फायरिन रिंग के साथ नहीं, उसी के जैसा मिलता जुलता एक संरचना है जिसे हम क्वारिन रिंग कहते हैं। क्वारिन रिंग पॉर्फायरिन से मिलती जुलती संरचना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, अलग अलग ग्रुप्स लगे होते हैं। अगर आप टेट्रापाइरोल के बीच में देखें तो उसमें भी कार्बन की इसमें कमी है, पॉर्फायरिन में कार्बन इसमें ज्यादा है। कोबाल्ट +3 का रिडक्शन भी होता है, कोबाल्ट +2 में, कोबाल्ट +1 में कभी वाटर लगता है, मोस्टली साइनाइड लगता है, और यही अकेला विटामिन है जिसमें मेटल पाया जाता है। तो इसका भी बहुत महत्व है। जब कोबाल्ट को पॉर्फायरिन में अटैच करके देखा गया तो यह पाया गया कि उसको ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा, रिडक्शन नहीं हो पा रहा, और इस तरह से यह निष्कर्ष निकाला गया, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं वो इस बात का भी संकेत करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। बायोमॉलिक्यूल्स जो जैविक तंत्र में इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी संरचना अत्यंत जटिल है, इनकी कार्यविधि अत्यंत जटिल है, लेकिन अगर हम इनका अध्ययन करें तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी भी हमें थोड़ी जानकारी मिल जाती है। एंजाइम्स आप जानते हैं बायोकेमिस्ट हैं, जैविक तंत्र में पाए जाने वाले उत्प्रेरक हैं। दो हिस्से हैं, एक प्रोटीन है जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इस प्रोस्थेटिक ग्रुप में या तो अकेला मेटल होगा या किलेटेड फॉर्म में होगा। इसमें बहुत बड़ा समूह है, हम बहुत संक्षेप में केवल दो का नाम भर लेंगे, एक कार्बोनिक एनाइड्रेज और एक दूसरा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये दोनों ही एंजाइम जिंक +2, जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेज है, +2 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। अलग अलग केसेस में अलग अलग समूहों से जुड़ा होता है। कहीं पर ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये पेप्टाइड चेन को कार्बन टर्मिनस से एक एक करके अमीनो एसिड निकालने में कैटलिस्ट का काम करता है। स्ट्रक्चर इसका भी टेट्राहेड्रल है। नेक्स्ट, अब हम उन कॉम्प्लेक्सेस की तरफ जाएंगे जो जैविक तंत्र के अलावा है, यानी जैसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, कुछ ऑर्गेनोमेटालिक हो भी सकते हैं, इसके अलावा नहीं भी हो सकते हैं, जिनका अन्य क्षेत्रों में उपयोग है, जिन्होंने केमिकल इंडस्ट्री की, जिनको हम नींव का पत्थर मान सकते हैं, बेडरॉक मान सकते हैं। एक है उसमें कीलेशन थेरेपी। कीलेशन थेरेपी क्या है, पहले आप ये देखें कि बॉडी में बहुत से मेटल्स हैं, कुछ उसमें आवश्यक हैं, कुछ कम आवश्यक है, कुछ तो जहरीले भी हैं, लेकिन सबका एक बैलेंस है। जो मेटल
आवश्यक मेटल हैं, एसेंशियल मेटल हैं, अगर वो भी ज्यादा अधिक संख्या में पाए जाएं, आवश्यकता से अधिक उनकी मात्रा हो, तो वो भी अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। दो का एग्जांपल मैं लूंगा, जैसे आयरन बहुत सारे एंजाइम्स में, बहुत सारे सिस्टम्स में पाया जाता है, लेकिन आयरन अगर ज्यादा है तो सिट्रोसिस और कॉपर, ये भी तमाम मेडिकल एंजाइम्स में है, वो भी अगर अधिक है तो विल्सन डिजीज कॉज करता है। तो हम कीलेटिंग लिगेंड का इस्तेमाल करके हम इन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, या तो ओरल या इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावेनस, और ये कीलेटिंग लिगेंड इन एक्सेस मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर बॉडी से इनका डिस्पोजल, इसे ही हम कीलेशन थेरेपी कहते हैं। कई बार ब्रेन में मर्करी की अधिकता की वजह से ऑटिज्म रोग होता है, लेकिन इसके साथ एक समस्या ये है कि जो कीलेटिंग लिगेंड हैं ये स्पेसिफिक नहीं होते। जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये अनेक मेटल्स के साथ जो भी अधिक होगा उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो रिसर्च इस बात की चल रही है कि ऐसे कीलेटिंग लिगेंड्स की खोज हो सके, उनका निर्माण हो सके जो मेटल स्पेसिफिक, कि आयरन को निकालना है तो आयरन ही निकले, कॉपर न निकले। चिकित्सा के क्षेत्र में सिस्प्लैटिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कैंसर के इलाज में काम करता है। जैसा हमने कहा था, इसका ट्रांस आइसोमर इनएक्टिव है। इसी तरह आयरन और रुथेनियम के कुछ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस वैसोडाइलेटर का काम करते हैं, धमनियों को चौड़ा करते हैं, और इससे जो हृदय और धमनियों की बीमारियां हैं उनसे बचाते हैं। कैटलिस्ट बहुत इफिशिएंट, जो तमाम ऐसे मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो बहुत इफिशिएंट कैटलिस्ट हैं, सक्षम उत्प्रेरक हैं, उसमें ज़ीगलर और नाटा के द्वारा जो विकसित किया गया था टिटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, इस कैटलिस्ट ने रूम टेम्परेचर पर सामान्य ताप और दाब की अवस्थाओं पर इथाइलिन का पॉलीमराइजेशन पॉलीथीन और प्रोपाइलिन का पॉलीमराइजेशन करके पॉलीप्रोपाइलिन नामक प्लास्टिक बनाया था। इस कैटलिस्ट ने प्लास्टिक्स को इतना सस्ता कर दिया कि आप किसी भी दुकान पर अगर पॉलीथीन मांग लीजिए तो बिना झिझक के 2-4 पॉलीथीन आपको वैसे ही दे देता है। और उनके इस योगदान के लिए कार्ल ज़ीगलर और नाटा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार विल्किंसन कैटलिस्ट है जो इथाइलिन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से इथेन बनाता है, और भी तमाम कैटलिस्ट हैं। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन है, ऑक्सो प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिसमें धातु संकुल एक बहुत अच्छे उत्प्रेरक का काम करते हैं। धातुओं के निष्कर्षण, इसमें भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस का काम किया का योगदान है। सिल्वर और गोल्ड के सॉल्ट्स को या ओर को अगर आप पीस कर पोटेशियम साइनाइड के तनु विलयन में आप मिला दें तो साइनो कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे हमने सिल्वर का एग्जांपल लिया है। और अगर इसमें जिंक मिला दिया जाए जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जिंक सिल्वर या गोल्ड को रिप्लेस कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और मेटालिक सिल्वर हमको अवक्षेपित हो जाता है। तो धातुओं के उस निष्कर्षण में, और साथ ही साथ जैसे निकल के शोधन में, ये मॉट्स प्रोसेस है, अशुद्ध निकल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास किया, निकल टेट्राकार्बोनेट बना जो कि एक वोलेटाइल लिक्विड है, उसको गर्म कर दिया, CO उड़ गया और हमें शुद्ध रूप में निकल प्राप्त हो गया। कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्ट वाटर में पाया जाता है। इनके डिटर्मिनेशन के लिए EDTA के साथ हम टाइट्रेशन करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल है, फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल है। फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती है, जो एक्सेस सिल्वर बचा रह जाता है, लाइट जब पड़ती है तो मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है। जो सिल्वर ब्रोमाइड अनरिएक्टेड है, उसका यदि हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्रिया कराएं, ये किसी भी फोटोग्राफिक टैग में ये काम होता है, तो सिल्वर का थायोसल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि सॉल्युबल है वाटर में,
और उससे हम जब वॉश करते हैं तो वो निकल जाता है। तो फोटोग्राफी के प्लेट में भी, फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी धातु संकुलों का उपयोग है। नेक्स्ट, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि बायोलॉजी से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, धातु संकुलों का उपयोग है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस क्षेत्र में उपयोग नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि संभवतः सभी क्षेत्रों में धातु संकुलों का उपयोग है, उनकी महत्ता है और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग है।